नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है रॉन्ग नंबर। कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो अंकित बेटा, हम पहुंचने ही वाले हैं। ट्रेन आउटर पर खड़ी है। अच्छा पापा, मैं भी निकलता ही हूँ। ऑफिस से बस 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाऊँगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए, कहकर अंकित ने फ़ोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे राजेंद्र जी और उनकी पत्नी उर्मिला बड़े उत्साह से अपना बैग और अटैची संभाल कर तैयार हो गए, क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने ही वाला था। गाड़ी भी रेंगने लगी थी। उर्मिला बहुत खुश होते हुए बोली, पता ही नहीं चला कि 5 साल कैसे बीत गए। लक्की भी तो अब बोलने लगा है। राजेंद्र जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी आप आ जाओ तो मैं आता ही नहीं। 5 साल में एक बार भी तो नहीं बुलाया अंकित और सलोनी ने। ओफो, आप तो हर समय झुंझलाते ही और चिढ़ते ही रहते हैं। अरे बच्चे अपने काम में बिजी थे, इसलिए हमारी देखभाल करने का दोनों को समय कहाँ होता है। दोनों को ऑफिस जाना होता है, खाली घर में क्या करते हैं हम। ठीक है, अब तो बुला लिया ना, उर्मिला ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो, ज़्यादा टेंशन मत करना। दिल्ली का सिस्टम अलग है। हाँ हाँ जानता हूँ। चलो, प्लेटफॉर्म आ गया, राजन जी बोले और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल पड़े। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभाले उर्मिला भी चल पड़ी। 5 साल पहले अंकित और सलोनी ने दिल्ली में ही चुपचाप शादी कर ली थी। राजेंद्र जी और उर्मिला को जब पता लगा तो वो बहुत नाराज हुए। अब 5 साल के बाद जब उनका बेटा लकी 2 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में किया जा रहा था। बेटे बहू ने उन्हें बहुत मनाया। कई कई बार दोनों ने सॉरी बोला। तब कहीं जाकर राजेंद्र जी और उर्मिला ने पार्टी में दिल्ली आने का मन बनाया, लेकिन पक्का निर्णय उस समय लिया जब 2 साल के नन्हे लक्की ने अपनी तोतली जबान में दादा दादी को इनवाइट किया और सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करवा लिया। राजेंद्र जी ने उर्मिला का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उतारा और अंकित को फोन फिर से मिलाया। बेटा, हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तुम कितनी देर में आ रहे हो। पापा बस आधा घंटा लगेगा, आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय वाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। अंकित ने जवाब दिया। तुम अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो, तुम तो कह रहे थे कि 10 मिनट में। राजेंद्र जी को फिर झुंझलाहट होने लगी। अरे पापा, एक इम्पॉर्टेंट फाइल साइन करनी थी, निकल ही रहा हूँ 20-25 मिनट में, कहकर अंकित ने फोन काट दिया। राजेंद्र जी बड़बड़ाते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं है, अभी आधा घंटा लगेगा पहुंचेंगे करीब 1-1.5 घंटे में। ऑफिस यहाँ रखा है। हद है। ओफो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो आप। आ जाएगा, काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा। उर्मिला बोली, तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है। जब पार्टी आज है तो एक दिन की छुट्टी भी तो ली जा सकती थी। राजेंद्र जी बोले, छुट्टी की क्या जरूरत है, पार्टी होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल का काम है, हमें क्या, हम तो पैसा लेकर पहुंच जाए बस। उर्मिला जी ने शांति से पुल पर चढ़ते हुए कहा। राजेंद्र जी झुंझलाते हुए बड़बड़ाते हुए चल रहे थे। अच्छा बस करो, देखो यही है ना वेटिंग रूम। हाँ, चलो वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखाई दे रहा है, उधर है वेटिंग रूम। राजेंद्र जी वे सूटकेस को घसीटते हुए चल रहे थे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद राजेंद्र जी ने फिर से अंकित को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ हो। बस पापा, अभी पहुँचा, ऑफिस से निकल चुका हूँ, ज़रा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुँच रहा हूँ, अंकित का जवाब था। फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए राजेंद्र जी को खामोश देखकर उर्मिला बोली, क्या हुआ। अभी होटल जा रहा है एडवांस देने, उसके बाद आएगा यहाँ। राजेंद्र जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा। चलो ठीक है, आ जाएगा,
वैसे अभी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है। पार्टी तो शाम को 7 बजे से है। उर्मिला बोली। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे थे कि राजेंद्र जी ने फिर से अंकित को फोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही और कोई उत्तर न मिला। राजेंद्र जी को उर्मिला ने समझाया कि क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि फोन उठाए। आधे घंटे में आ रहा हूँ बोला था ना। अरे हाँ, लेकिन अब 1.5 घंटा हो चुका है। ये क्या तरीका है ये? राजेंद्र जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। दिल्ली का ट्रैफिक मालूम है, खामखा नाराज हो रहे आप। आ जाएगा, उर्मिला बोली। तभी फोन के घंटे बज उठे। राजेंद्र जी ने झट से फोन उठाया। हेलो, हाँ कहाँ हो? अंकित ने उत्तर दिया। अरे पापा सॉरी, मैं जाम में फंस गया हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं सलोनी को फ़ोन करता हूँ। करो, हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, राजेंद्र जी ने गुस्से होते हुए कहा और फिर उर्मिला जी के पास आकर बेंच पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे। भूख भी लग गई थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझलाते हुए राजेंद्र जी बोले, क्या तमाशा लगा रखा है? ऑफिस पास है तो अभी तक नहीं आ पाई देवी जी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया हमें, ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें पता भी नहीं बताया, वरना हम खुद ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं जी। अपना काम एकदम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है? आ जाएगी। वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे, अब तक तो केवल फोटो में ही देखा है। अच्छा, अब कुछ खा लीजिए, कहते हुए उर्मिला ने पूरी आलू और अचार डिस्पोजल प्लेट में लगाया और प्लेट राजेंद्र जी के सामने बढ़ा दी। भूख बड़े जोरों की लग रही थी, अतः सब कुछ भूलकर राजेंद्र जी ने पूरी आलू खाया, पानी पिया और एक एक चाय का ऑर्डर फिर से देकर इंतजार करने लगे। अब पौने 3 बज चुके थे, पर अभी तक कोई नहीं आया था। राजेंद्र जी ने फिर फोन किया तो अंकित बोला, अरे पापा, मैं सलोनी से बात करता हूँ। फोन कट गया। राजेंद्र जी एकदम शांत होकर बैठ गए। उर्मिला बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट के बाद फिर अंकित का फोन आया। हेलो पापा जी, सलोनी पहुँच रही है, अभी आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुँच जाइए। राजेंद्र जी ने झटपट उर्मिला को उठाया और अपने अटैची और बैग संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा तक खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गया और अभी तक हमारी सुध नहीं ली इन लोगों ने। तुम्हें क्या हुआ है? आर यू ओके? उर्मिला जी के चेहरे की ओर देखकर राजेंद्र जी बोले। पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। उर्मिला ने दर्द के कारण मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा चलो फिर से वेटिंग रूम में चलते हैं, वहीं लेट जाना। जब सलोनी आएगी तो उसे वहीं बुला लूँगा। अरे उसका नंबर तो पूछा ही नहीं अंकित से, राजेंद्र जी ने बोला और दोनों वेटिंग रूम लौट आए। राजेंद्र जी ने उर्मिला को बेंच पर लेटाना चाहा, लेकिन तब तक कई और यात्री आकर बैठ चुके थे, अतः केवल बैठने का ही स्थान शेष था, जिस पर उर्मिला बैठ गई। राजेंद्र जी ने सलोनी का फोन नंबर पूछने के लिए अंकित को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। थक कर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। उर्मिला के चेहरे से पता लग रहा था कि उसकी तकलीफ बढ़ रही है। अब राजेंद्र जी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर अंकित को फोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक नारी स्वर ने फोन पर प्रश्न पूछा। बेटा, मैं अंकित का पापा बोल रहा हूँ। तुम सलोनी बोल रही हो ना? यस, मैं सलोनी ही बोल रही हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती। और ये अंकित कौन है? सॉरी सॉरी, रॉन्ग नंबर। फोन कट गया। राजेंद्र जी हैरान और परेशान थे, गुस्सा भी हो रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो अंकित के नंबर पर उससे बात हो रही थी, अब अचानक यह रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। आंखों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। उर्मिला भी अब तक कराने की स्थिति में आ चुकी थी। उन्हें धैर्य बंधाकर कुछ दवाइयाँ लेने वह स्टेशन के बाहर निकल आए। यहाँ वहाँ देखा, कोई मेडिकल स्टोर नजर नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे, लेकिन उसने ऐसी कोई भी दवा देने से मना कर दिया और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। राजेंद्र जी दुखी और परेशान हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए। वे रुआसा चेहरा लिए हुए स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। उर्मिला अभी तक करा रही थी। राजेंद्र जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा अंकित? राजेंद्र जी ने कुछ जवाब नहीं दिया।
दोबारा से अंकित को फ़ोन किया। हेलो अंकित बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सॉरी, रॉन्ग नंबर सुनकर वे चुप हो गए। उर्मिला अभी तक दर्द से कराह रही थी। पूछने लगी, कितनी देर में आएगा अंकित? राजेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द है? हाँ में सिर हिलाने के बाद में उर्मिला ने फिर पूछा, कितनी देर में आएगा अंकित? पता नहीं, चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दो। पता नहीं क्या हो गया अचानक। उर्मिला की बात काटते हुए राजेंद्र जी उन्हें उठाने लगे। अरे अंकित कब आएगा? आप कहाँ परेशान हो रहे? अंकित को आने तो दीजिए, वही दिखा देगा, उर्मिला बोली। राजेंद्र जी ने उर्मिला से बिना नजरें मिलाए कहा, पता नहीं कब आएगा, और तुम कब तक दर्द सहती रहोगी? बाहर चलो, कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। उर्मिला चलने को खड़ी हुई पर लड़खड़ा कर फिर बैठ गई। नहीं चला जा रहा है मुझे, मुझे लेटा दो बस। उर्मिला ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर लेट गई। राजेंद्र जी बहुत विचलित हो गए। व्यथित भाव से जैसे तैसे उर्मिला को लेटाकर फिर फोन निकाला और ना चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर राजेंद्र जी की आंखें उर्मिला के दर्द में डूबे चेहरे पर पड़ते ही भर आई। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल जी, कोई परेशानी? राजेंद्र जी ने गीली आंखें लिए भारी गले से सारा हल्का सुनाया। सहायक बोला, अरे अंकल जी, आप किस चक्कर में पड़े हैं? यह दिल्ली है, आपका बेटा और बहू, आपको लेने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखा लाइए, फिर गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर चले जाइए। यह दिल्ली जितनी बड़ी है, यहाँ लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। यह कहते हुए सहायक चला गया। राजेंद्र जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए उर्मिला के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट के बाद में सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखकर राजेंद्र जी को पर्चा पकड़ा दिया। राजेंद्र जी ने डॉक्टर से फीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता के समान हैं, आपसे कैसी फीस? आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयाँ ले लीजिए, मेरा खुद का मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में ही है। राजेंद्र जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे, तभी सहायक ने, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ये कहते हुए डॉक्टर के साथ वो जाने लगा। उन दोनों को जाते हुए देखकर राजेंद्र जी को आश्चर्य हुआ। इस शहर में जहाँ अपने ही बेगानों जैसे हो रहे हैं, ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। राजेंद्र जी उर्मिला के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा और उसने दवाइयाँ राजेंद्र जी को दे दी। राजेंद्र जी ने उर्मिला को उठाया और दवाइयाँ दी। सहायक अभी तक पास में ही खड़ा था। उसने राजेंद्र जी से कहा, अंकल जी, आप बरेली से आए हैं ना? हाँ, आज ही तो। राजेंद्र जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए कि सहायक बोला, मैंने देखा था अंकल, वही गाड़ी अभी 1 घंटे के बाद इसी प्लेटफॉर्म से वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो आप वापस चले जाइए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी 4 दिन पहले आपकी तरह ही एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिनों तक वे अपने बेटे का इंतजार करते रहे, इसी वेटिंग रूम में, लेकिन उनका बेटा नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा दूंगा। वह बात पूरी ही भी नहीं कर पाया था कि राजेंद्र जी ने जेब से 500 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। नोट लेकर सहायक चला गया। उर्मिला को दवाई से आराम मिलने लगा था। बरेली की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और कुछ फल लाकर उर्मिला को दे दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे सरकने लगी कि तभी फोन की घंटी सुनकर राजेंद्र जी ने फोन उठाया। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? अंकित फोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर राजेंद्र जी ने फोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेजी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगे। मित्रों, कहानी सुनकर आपका दिल भर आया होगा।
आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।